जय हिंद जय महाराष्ट्र। हाँ चलिए सही है, एकदम सही है। साहब जो हमारे बम्बई के अध्यक्ष थे, उनके आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अच्छा काम किए हैं उन्होंने। अभी 15 तारीख के दिन जो तिरंगा रैली निकाली गई थी, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल निकाली गई थी। इसमें फैयाज साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा बंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बंबई के ऊपर भी नजर रखेगा करके उसमें। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, आप इसके लिए तैयार हैं। ये सब तय हो गया कि भाई ठीक है, उन्हें इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये बोला है कि हम भी आके हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेहनत करना शुरू करेंगे, वहां पे प्रचार सभाएं जो भी करने का है हम करेंगे उसमें। तो ये सब फाइनल होने के बाद कल तक हमारी अच्छे तरीके से बातचीत हुई, बलाला साहब से बातचीत हुई, असद साहब से बातचीत हुई। सब होने के बाद ऐन वक्त के ऊपर यहाँ पे आके इस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से ये किसी भी मतलब एक राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे चीजें होते रहती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मजलिस के अंदर, क्योंकि मजलिस का नाम ही जो है वो इत्तेहाद है, अगर यहाँ पे आपका पद ले लिए, अगर हमने पद लेके ये बोले होते कि नहीं आप इलेक्शन भी नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है, या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं, हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे। ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा की, तो हमारी कोई उससे ये नहीं है, बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। 2014 मध्ये बघितलं होतं, अभी बलाला साहब ने बोले 2019 के अंदर, माझ्या 2019च्या औरंगाबाद महानगरपालिकामध्ये असे छुरे चाकू आणले होते, पण 26 सीट्स आम्ही जिंकून आणले होते त्याच वर्षी। 26 हमने कॉर्पोरेटर चुना के लेके आए थे। तो ये चीजें होते रहती हैं। देखिए कल के दिन है तो अगर असद साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील अब तो महाराष्ट्र के सदर नहीं रहेंगे, मेरे 10-5 चाहने वाले होंगे, उन्हें भी नाराजगी होगी कि साहब ने इम्तियाज जलील को कैसा हट, लेकिन ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, और पॉलिटिकली मेरे हिसाब से इस तरह की हरकत करना मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं। किसी ने ठेका लिया है क्या इम्तियाज जलील जिंदगी भर रहेगा? अहमद बलाला साहब है तो ता हयात जब तक जिंदा है वो हैदराबाद के एमएलए रहेंगे? नहीं, कल के दिन हो सकता है असद साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब आप नहीं, किसी और को, इम्तियाज जलील अब तुम नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा करके। लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब को एक मौका दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो कंटिन्यू, नहीं रहेगा तो रिजवाना आपा हमारे लेडीज विंग के हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा जाके है तो हंगामा करना? मेरे सवाल है कि आपने भी कहा कि मुंबई बहुत बड़ा है और इसलिए फैयाज अहमद के बंदी इलेक्शन लड़ेंगे और रईस लश्करिया साहब को जिम्मेदारी दी गई, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आगे अगर रईस लश्करिया को आप टिकट नहीं दोगे मुंबई अध्यक्ष बने। देखिए अभी फिलहाल के तौर के ऊपर रीजन पे आप वो जो रीजन दे रहे फैयाज अहमद को निकालने का, यही रीजन दे रहे हैं कि मुंबई बड़ा है, इलेक्शन का टाइम है, उनको इलेक्शन रहा, तो अगर कल को रईस लश्करिया इलेक्शन आप टिकट नहीं दोगे। देखिए ये अभी फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि अगर कभी ये खड़े हो गए टिकट, हाँ तो उस वक्त तो हम बिल्कुल फैसला करेंगे ना, जो भी फैसला पार्टी का अध्यक्ष करेंगे उसके अंदर वो सब मानना पड़ेगा। आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप भी प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, आपने क्या इस्तीफा दिया था उस वक्त? किस दिन किस वक्त? आप इलेक्शन एमपी का लड़ रहे थे, तो आप भी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया, तो आज मैंने सुनिए, मैंने दूसरे दिन
दूसरे दिन है तो असद साहब को मैंने ये किया, ये असद साहब का बड़ापन है, असद साहब का यकीन है कि उन्होंने कहा था कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है। मैंने उनको यही कहा था कि असद साहब मैं अगर अपने गढ़ को अगर कमजोर करके पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करने, तो असद साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए इसमें। और देखिए मतलब कोई ये नहीं है इसमें सियासत के। फैयाज के टाइम पे आपको भी दिल बड़ा कर लेने का था। देखिए मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला डिसाइड करेगा कि इम्तियाज जलील तुमने जाना ही चाहिए था करके। मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि अभी निकल जाओ, आधे घंटे में इम्तियाज जलील रेजिग्नेशन देके है तो बिल्कुल है, तो एक मजलिस का सिपाही बोल के काम करेगा। इम्तियाज जलील साहब 2019 में भी ये देखा गया था, चुनाव से पहले जो है सदर बदला गया था। 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदल गया। तो क्या एमआईएम मुंबई के अंदर कमजोर नजर आ रही है आपको? 2019 में भी सदर बदला गया, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर फैयाज साहब हमसे ये कहते कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं तो हम नहीं बदलते। आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ना और पूरे मुंबई को संभालना, ये दोनों चीजें मुमकिन है क्या? वो तो ना मेरे से मुमकिन है न किसी से भी मुमकिन है। हम कोई सुपरमैन नहीं है कि नहीं साहब मैं मेरा लड़ते हुए है तो मैं पूरा बंबई देखूंगा करके। तो अगर चेंज हुआ है तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब जो बना है उसको बने रहने देना चाहिए करके। पार्टी का फैसला है, आपको कबूल करना है, बस खत्म। बाइकल्ला के आयदार वारिस पठान 5 सालों से हेड ऑफिस नजर नहीं आए और ना उनकी विधानसभा में कोई ऑफिस बनी हुई है। क्या बाइकल्ला से वारिस पठान फिर चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी तय करने वाली? क्योंकि 2014 में वारिस पठान क्यों मौजूद नहीं है? क्या वारिस पठान की हट गया? नहीं देखिए आज के दिन हमने बाकी भी तो बॉडी है पूरी, कौन है? पठान तो मेन है ना। नहीं देखिए यहाँ पर पूरे बॉडी में मेरे सवाल का जवाब देखिए जवाब वारिस पठान के पास कोई ओहदा नहीं है। आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि साहब आपके 2 MLAs हैं, वो 2 MLAs ने भी आना चाहिए था, वो बैठना चाहिए था। ठीक है ना। देखिए अगर पार्टी ने अगर तय करी, अगर असद साहब ने तय करे कि वारिस पठान लड़ेगा, इम्तियाज जलील नहीं लड़ेगा, वारिस पठान औरंगाबाद से लड़ेगा, तो पार्टी को कबूल करना पड़ेगा उसने, मुझे कबूल करना पड़ेगा उसने। अब ये मत वो करिएगा साहब कि नहीं वो क्यों नहीं आके बैठे हुए है करके, ये साहब के जैसा बोलने के हिसाब से नहीं साहब आपने छोड़ देना चाहिए था करके। मैंने छोड़ दिया था साहब, इतना अखलाक और इतना पार्टी का मेरे के अंदर ये है कि मेरी जिम्मेदारी थी। सर मेरा सीधा सा सवाल था, 2019 में वारिस पठान यहाँ से 32,000 वोट पाते हैं बाइकल्ला से, उन्होंने अपनी ऑफिस बंद कर दिया और हेड ऑफिस में पिछले 5 सालों से वो नजर नहीं आए। तो क्या बाइकल्ला विधानसभा से फिर से वारिस पठान को एमआईएम जो है टिकट देने जा रही है? क्योंकि 2014 में वो चुनाव जीत चुके हैं। उसके ऊपर देखिए अभी तो फैयाज साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर की थी वो बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही जाहिर की थी उसने। अब मैंने आपको साफ शब्दों में जब बता दिया था कि फैयाज साहब के लिए हम मेहनत करेंगे करके वहां पर, तो फिर स्वाभाविक है कि जब हम एक आदमी को उनके ओहदे से हटा के वहां पे अगर लेके जाने के बाद सोच रहे हैं तो दूसरे का किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। वोटों से चुने हुए उनका बेटा जो है वो नेतृत्व करता है उस आंदोलन का। मुसलमानों के घरों में जाके है तो तोड़फोड़ कैसी की गई है आपने सबने देखा है। 12 विधान परिषद की सीटें थी। क्या इस कौम को यह अधिकार इख्तियार नहीं है? क्या आपने इस कौम का एहसान चुकाना नहीं चाहिए कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों ने हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है, हमारे ऊपर यकीन जताया है, 12 में से 1 MLC बना देते, किसी को भी बना देते। MIM का तो नहीं हम मांग रहे थे कि साहब हमको बनाइएगा करके MLC। आपकी पार्टी के अंदर आपके पास इतना कोई लायक काबिल ऐसा कोई MLA MLC बनने के लायक नहीं था। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वोट आपको चाहिए। इकलौता एक मुस्लिम MP पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं 8 राज्य थे, 8 जहां पर एक भी मुस्लिम MP नहीं है। अकेला इम्तियाज जलील इन 8 राज्यों के अंदर, उसको हराने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे वोट लेकर चले जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का बिल आता है, 9 आपके MP पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बिल आता है, बिल के ऊपर चर्चा होने की बात होती है तो आप निकल जाते हैं बाहर। ये आप एहसान चुका रहे हैं। और मेरी इन पार्टियों से शिकायत नहीं है
उन मुसलमानों से शिकायत है जिन्होंने ये कहकर इम्तियाज जलील को हराया कि नहीं साहब बीजेपी को हराना है तो इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, शिवसेना को डालना पड़ेगा करके। तीसरे नंबर पर आई शिवसेना। 2 सवाल सर, जैसे आपने कहा वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ की लेके, तो उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं क्लियर किया कि वक्फ की जो जमीन है, देखिए सुनिए हिंदुओं की जो जमीन है, सुनिए, मैं पार्लियामेंट जाके आ चुका हूं। मैं पार्लियामेंट के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप जिस जगह के ऊपर हमने आपको भेजे तो वहां पे आप मुंह पे उंगली रख के तो निकल गए। आपको पार्लियामेंट भेजा क्यों गया था? आपको पार्लियामेंट इसलिए भेजा गया था कि हमारे मुद्दे जब आएंगे तो तुम हमारी आवाज बनकर वहां पर खड़े रहेंगे करके। तुम कहेंगे कि नहीं साहब उद्धव ठाकरे तो साहब देखिए ना जलसे में बोला, बहुत बड़े जलसे के अंदर बोला। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है ये सब चीज। पार्लियामेंट के अंदर ये रिकॉर्ड होना चाहिए था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है करके। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में शिवसेना जो है इस बिल का विरोध करती हुई आपको पार्लियामेंट में? मुझे नहीं मालूम है साहब। उनसे ज्यादा जो उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो साहब हमको खत्म कर दो, उनको जिंदा रखो, वो लोगों से जाके सवाल पूछिएगा। इम्तियाज जलील आने वाला विधानसभा का चुनाव औरंगाबाद से लड़ रहे हैं, टिकट दे दिया अगर कोई तो लड़ लेंगे। अलायंस में आने के लिए आपको क्या ऑफर है? कितनी सीट? देखिए मैंने साफ तौर के ऊपर ये बताया है कि हमारा इनिशियल जो है वो 30-40 सीटें अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर 8 दिन 10 दिन के अंदर अगर ये कुछ फैसला करते हैं कि साहब ठीक है हम MIM को भी साथ में ले लेंगे, अब तो वो बात भी नहीं रही ना कि नहीं साहब हम तो बहुत सेक्युलर है करके। ये दोनों तो सेना के साथ चले गए तो उसी दिन हमको समझ में आ गया। तो अब अगर कांग्रेस तेलंगाना के अंदर MIM साथ में है भी तो यहाँ पे क्या परहेज है? हमने अगर उनके तरफ से अगर कुछ ऑफर आता है, 40 सीट की आपने स्टार्टिंग बात शुरुआत की, ये कहीं ना कहीं ऐसा बहाना माना जाता है कि भाई आपको ज्वाइनिंग नहीं, करना है, नहीं, पहले नहीं। ऐसे मान लो, नहीं, सुनिए, दे नहीं, सुनिए। 40 सीट क्या बेसिस पर बात शुरुआत हुई थी? मैं नहीं आप देखिए हमारी जितनी ताकत है हम उतनी ही बात करेंगे, वरना मुझे 288 सीटें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी पार्टी है, मैं 288 सीटें लड़ा तो कौन रोक सकता है मुझे बताइएगा। आप इल्जाम तो वैसे भी देने वाले हैं हमारे ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि साहब हम हमारे तौर के ऊपर इतने सीटों के ऊपर हम ये कहेगा कि नहीं साहब अब हम ये 30-40 सीटों के ऊपर, अगर उन 30-40 सीटों के अंदर हमको लगता है कि साहब ये 10 सीटें हैं जिसके ऊपर हमको लड़ने का है, हम मजबूत है करके, आप अगर हमको लेना चाहते हैं तो आप हमको बोलिएगा कि हम चलिए ठीक है हम बैठते हैं, आपस में बैठते हैं, आप हमको बोलिएगा कि नहीं हम आपको 2 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे करके। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं साहब इनका वोट चाहिए मेरे को, लेकिन इम्तियाज जलील मेरे बाजू में आके बैठना नहीं करके, क्योंकि ये कौम का काम तो साहब सिर्फ वोट देने का है। रईस लश्करिया MLA बन ही नहीं सकता है। रईस लश्करिया को मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर बना डालूंगा, उसी के अंदर खुश रहना। हमारी ये सोच है साहब कि अब मुसलमानों ने ये फैसला करना है कि MP भी हमारा होना, MLAs भी हमारे होना। बस आपको है तो सिर्फ मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुत्तहिद होइए और आप देखिएगा कि अगर पूरे के पूरे अगर एक साथ मिलकर आए तो कितने सीटें आप निकाल सकते हैं। भाई अगर आपका इंडिया अलायंस नहीं बनता, महाराष्ट्र में क्या तीसरा फ्रंट जो है वो खड़ा हो सकता है? क्योंकि तीसरे फ्रंट की भी जो है लगातार चर्चा। देखिए राजू शेट्टी साहब मेरे पास आए थे, बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। बच्चू कडू साहब ने भी बताया है कि ये करेंगे करके। कल औरंगाबाद में और 2 अलग पार्टी के जो जिम्मेदार हैं वो आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले वो लोग एक साथ मिलकर आ जाए, हमने तो तैयार है। हमें भी ये लगता है कि अब लोगों का यकीन जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर से खत्म होता जा रहा है। तो अगर थर्ड फ्रंट अगर एक बनता है तो यकीनन उसके अंदर हम पूरी तरीके से एक्टिवली उसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा ये रहता है कि साहब वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना रेट बढ़ा लेते हैं और फिर जाके है तो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप बैठ जाइए, आपस में साथ कर लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि MIM आपके साथ है।